हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट बुक का रैपिड रिवीजन। जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, रिवीजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इतने कम समय में कैसे हम ज़्यादा प्रोडक्टिवली रिवीजन कर पाएँ, तो उसके लिए ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा सॉल्यूशंस, जो कि बहुत ही छोटा सा बेसिक सा चैप्टर है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जो बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर होता है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए कुछ टर्म्स होती है हमारे पास, जैसे कि मोल फ्रैक्शन, जिसे हम एक्स काई से डिनोट करते हैं, जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। N2 यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मोलिकुलर मास। और जो हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है उसका सम 1 होता है। मोलरिटी क्या होता है? जिसे कैपिटल एम से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है, इन केजी। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सोल्यूबिलिटी क्या होती है? सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन द सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि अब उसमें ज़्यादा सोल्यूट और डिजोल्व हम नहीं कर सकते, तो उसे हम कह देंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। वहीं अगर हम बात करें अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो इस सेचुरेटेड का अपोजिट हो जाएगा, जिसमें मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर हम बात करें टेम्परेचर और प्रेशर का सोल्यूबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो। वहीं अगर हम बात करें गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की, तो वहाँ पर सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एज वी नो। और सोल्यूबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी गैस की लिक्विड में बढ़ती जाएगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहता है द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। यही सेम बात जो हमने की है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, वो उसकी सोल्यूबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी। यहाँ पर सोल्यूबिलिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, विच इज मोल फ्रैक्शन। तो वो इक्वल हो जाएगा, पी प्रोपोर्शनल है एक्स के, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगेगा के एच। पी इक्वल हो जाएगा के एच एक्स, जहाँ पर के एच क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट है, जो कि सोल्यूबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट से। हेनरी लॉ की रियल लाइफ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो जो CO2 गैस होती है सोडा ड्रिंक्स में, वहाँ पर फिल की जाती है ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके। जब हम कैप ओपन करते हैं तो एकदम से गैस की आवाज़ आती है हमें। और अगर हम बात करें जैसे स्कूबा डाइवर्स की, हिल क्लाइंबर्स की, तो स्कूबा डाइवर्स जैसे नीचे जाते हैं पानी में तो प्रेशर इंक्रीज होता है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है नाइट्रोजन की ब्लड में, और जब बाहर आते हैं तो बेंड्स हो जाते हैं, बेंड्स। उसके बाद हिल क्लाइंबर, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो उस वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती है हेनरी लॉ की। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लॉ आता है राउट लॉ। राउट लॉ कहता है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। हर एक कंपोनेंट जो है उसके उसका पार्शियल प्रेशर उसकी सोल्यूबिलिटी के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो वो उसकी सोल्यूबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या लगेगा? यहाँ पर हेनरी लॉ में केएच कांस्टेंट लगा था, यहाँ पर P1 नोट लगेगा, जो कि यानी कि प्योर सॉल्वेंट का जो अपना प्रेशर था। तो यहाँ पर P1 क्या हो जाएगा? P1 नोट x1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर सॉल्यूट की बात करें तो उसका पार्शियल प्रेशर उसकी सोल्यूबिलिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कांस्टेंट लगेगा P2 नोट, जो कि प्योर सॉल्यूट का प्रेशर था। टोटल प्रेशर अगर हम निकालेंगे दोनों को ऐड करके, तो P1 प्लस P2 माइनस P1 नोट x2, इस तरह से ये हमारा टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा।
इसके बाद अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो राउट लॉ को ओबे करता है, यानी कि जो राउट लॉ को फॉलो करता है, जिसमें मिक्स करने पर इंथैल्पी में और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, और जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन था और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन था, दोनों को मिक्स करने पर जो इंटरेक्शन बनेगा वो भी सेम होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें, बेंजीन टोलुइन हो गया, एन हेक्सेन एन हेप्टेन हो गया, इस तरह से। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउट लॉ को ओबे नहीं करते हैं, जिसमें दो तरह के सॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। पहले वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, दूसरे वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन यानी कि जिनका वेपर प्रेशर हाई होगा, और नेगेटिव यानी कि जिनका वेपर प्रेशर लो होगा। अब हाई वेपर प्रेशर है यानी कि जब हमने उन्हें मिक्स किया तो उनके बीच में इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाया, यानी कि जो प्योर सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन था उससे कम इंटरेक्शन है सोल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल को जब हमने मिक्स किया तब। और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जो हमने मिक्स किया है सोल्यूट सॉल्वेंट उनके बीच का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू प्योर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, इस पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो इथेनॉल एसीटोन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और फिनोल एनिलीन इसका हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन का। इसके बाद अगर हम बात करें एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, तो एजियोट्रोप्स ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनका लिक्विड और गैसियस फेज में कंपोजिशन सेम रहता है, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं। एजियोट्रोप दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जैसे कि इथेनॉल वाटर एग्जाम्पल हो गया। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स ऐसे एजियोट्रोप्स जो कि राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। कौन से? ये वाले नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो एग्जाम्पल ये रहा नाइट्रिक एसिड वाटर, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये हो गई। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, यानी कि चाहे हम एक चम्मच शुगर डालें या एक चम्मच सॉल्ट डालें, इट डजेंट मैटर, अमाउंट मैटर करता है, नेचर मैटर नहीं करता है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये सारी यहाँ पर हमने लिखी है। जैसे फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है डेल P1 इक्वल हो जाएगा P1 नोट माइनस P1 नोट यानी कि प्योर कंपोनेंट का प्रेशर, और P1 यानी कि पार्शियल प्रेशर। ठीक है, डेल P इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P1 नोट x2 लिख सकते हैं। कैसे लिखा हमने? इस P1 को हम P1 नोट x1 लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है, जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होता है। x2 जो होता है डेल P1 बाय P1 नोट, इसको हम N2 बाय N1 भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। तो जिसे हम डेल TB से रिप्रेजेंट करते हैं वो TB माइनस TB नोट हो जाएगा। ठीक है, और जो डेल TB होता है यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलेलिटी के। मोलेलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और डेल TB को कांस्टेंट लगता है यहाँ पर KB, जिसे हम एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी हम इसे कहते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डेल TF इक्वल हो जाएगा TF नॉट माइनस TF, जहाँ पर ये जो डेल TF है ये भी मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कांस्टेंट लगेगा यहाँ पर KF, तो डेल TF इक्वल हो जाएगा KF M के। इसके बाद नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। जब भी हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, ये एक सिस्टम है पूरा, यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट। अब जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, तो इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए हम जो प्रेशर लगाते हैं उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ये पाई इज इक्वल्स टू CRT। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तब ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स ऑस्मोसिस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि डिसेलिनेशन ऑफ वाटर में, यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन
प्योर सॉल्वेंट के अंदर कुछ इम्प्योरिटी भी मिली हुई है, तो यहाँ से प्योर मॉलिक्यूल्स फिर प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे, तो वो उसे हम कहते हैं डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, जो वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है। जहाँ पर ये जो सी है ये हमारी क्या है, मोलेरिटी है, और आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर। अब गैस कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, गैस कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और लीटर बार से अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जो हमें यूनिट जिस तरह से दी होगी उसी तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे, इन दोनों में से किसी का भी यूज़ करेंगे। इसके बाद एब नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, तो जो सॉल्यूशन बनाने पर जो एक्चुअल मास है उससे हायर या लोअर मास, उसे हम कहते हैं एब नॉर्मल मोलर मास। एक्चुअल वैल्यू से या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। जब एसोसिएशन होता है, यानी कि जब जैसे कि हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन बना रहे जिसमें कि आयंस में ब्रेक नहीं हुआ, वो एसोसिएशन एसोसिएशन हो गया मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वहाँ पर एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से हायर होता है। और डिसोसिएशन यानी कि जब मॉलिक्यूल्स आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, जैसे कि K+Cl- Na+Cl- इस तरह से, तो वहाँ पर डिसोसिएशन में एबनॉर्मल मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा। वॉन्टो फैक्टर की बात करें तो ये क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच अ सोल्यूट इज डिसोशिएटेड और एसोसिएटेड। ये हमें बताता है कि कितने एक्सटेंट तक कोई सोल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट हुआ है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब एसोसिएशन होता है तो वहाँ पर वोंटो फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी कि <<1 होती है, और यहाँ पर डिसोसिएशन में वोंटो फैक्टर की वैल्यू <1 होती है। जैसे एबनॉर्मल मास में था तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब हम इसका वोंटो फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इनके फॉर्म्स मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था del P/P1 नॉट, ये जो फॉर्मूला था इसमें भी हम ये वाला N2/N1, इसमें भी हम आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल टी पी इक्वल हो जाएगा आई के बी एम के, डेल टी एफ इक्वल हो जाएगा आई के एफ एम के, और जो पाई है वो आई सी आर टी के इक्वल हो जाएगा। अगर हमें दिया हुआ है वोंटो फैक्टर तो वी मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस। तो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है, तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर। चैप्टर 2 है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो फटाफट से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। एक ऐसा डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे कि हमारे पास है गैल्वेनिक सेल, जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसके थ्रू उसके केमिकल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसका एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है, कुछ इस तरह से सिस्टम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कंटेनर है, एक में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, एक में कॉपर सल्फेट का। जहाँ पर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है वहाँ पर एनोड है, यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उसे कनेक्ट किया है, और वहाँ पर जिंक रोड है। सिमिलरली यहाँ पर कैथोड है और कॉपर की रोड है। अब यहाँ पर एनोड से क्या होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। और जब जिंक +2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो +2 के फॉर्म में सोल्यूशन में आता जाएगा, और ये जो रोड है ये थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी, और यहाँ पर कॉपर क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, क्योंकि कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम करेंगे, जिंक जो है वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ये जो सोल्ट ब्रिज है ये चार्ज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रलिटी को सोल्ट ब्रिज बनाएंगे, फिर कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं इसलिए। कैथोड पर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर कंसंट्रेशन 1 मोल यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ स्टैंडर्ड जिसका फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड,
ठीक है। और जो डेनियल सेल की अगर हम बात करें तो इसका ईएमएफ होता है 1.1 वोल्ट। इसके बाद नर्स इक्वेशन, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें स्टैंडर्ड कंडीशन दी हो, अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी है तो हम ई सेल कैसे निकालेंगे, यानी कि ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ -2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट साइड आयंस की पावर ए, रिएक्टेंट साइड आयन की पावर बी। ए बी क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पर आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, एन यानी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, फेराडे चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फेराडे की वैल्यू 96500 होती है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर अगर हम आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ई नॉट से ई से निकल जाएगा ई नॉट माइनस 0.059 log पी प्लस की पावर है आर प्लस की पावर बी, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है जहाँ पर ई सेल जीरो होता है, यानी कि ईएमएफ जीरो होता है, तो वहाँ पर केसी कैसे निकालेंगे, ये जो पूरी टर्म है इसको हम बोल देते हैं केसी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ई नॉट से इक्वल हो जाएगा 0.0591/n log केसी। गिब्स एनर्जी क्या होती है, गिब्स एनर्जी होती है -NF ई सेल, ठीक है। और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर ई नॉट सेल आ जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर बात करें तो ये हमारी जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है वो हो जाएगी -2.303 RT log केसी। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जिसे हम आर से डिनोट करते हैं वो होता है रो एल बाई ए विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है ओम। और यहाँ पर जो एल बाई ए है उसे हम जी स्टार से डिनोट करते हैं, जो इसे हम कहते हैं गैस सेल कांस्टेंट, सॉरी सेल कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी क्या होती है, जिसे रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होती है आर ए बाई एल, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। कंडक्टेंस क्या होता है, जिसे जी से डिनोट करते हैं, जो रेजिस्टेंस का अपोजिट, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका कंडक्टेंस कम, कंडक्टेंस ज़्यादा रेजिस्टेंस कम तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी यूनिट ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को ही हम साइमन भी कहते हैं। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का अपोजिट हो जाएगा, जिसे हम कैपेसिटी डिनोट करते हैं, 1/रो हो जाएगा, साइमन मीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। तो और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, ऐसा कंडक्टेंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और आयोनिक कंडक्टेंस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयोनिक कंडक्टेंस ऐसा कंडक्टेंस होता है जो कि आयंस के मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि R1/R2 का रेशियो R3/R4 के रेशियो के इक्वल होगा। इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ, जिसे हम लेमडा एम से डिनोट करते हैं, जो कि कंडक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। कंसंट्रेशन मोल मीटर माइनस क्यूब में होनी चाहिए और इसकी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी जो होती है डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब पूरी तरह से डाइल्यूशन हो जाएगा, कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, तो उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी होगी मोलर कंडक्टिविटी, उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो उसके लिए एकदम स्मूथली, एकदम कॉन्स्टेंटली कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ मोलर कंडक्टिविटी स्मूथली इंक्रीज होती है, ठीक है। इस तरह से इसका एकदम स्मूथ ग्राफ बनता है और इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी की पावर 1/2, जहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है, सी कंसंट्रेशन है, उसकी पावर 1/2, ए रूट सी भी हम इसे लिख सकते हैं। कोलराउस लॉ क्या आता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NaCl की, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो कैटायन और एनायन है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे, जैसे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ एंड Cl-। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं del m/del नॉट m, डेल नहीं है सॉरी लेमडा है, बार बार वो
फ्लो में इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम रिएक्शन करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें क्या है, मोल्टन NaCl लिया हुआ है। मोल्टन NaCl क्यों लिया है? क्योंकि अगर एक्वस NaCl लेंगे तो उसमें H+ और OH- भी है, तो वो हमारे इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो रोड है, एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। Na जो प्लस है, Na+ बनेगा, Cl- बनेगा। Na+ जाएगा कैथोड पर, Cl- जाएगा एनोड पर। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? जो Cl- है, Cl- है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा। Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बन जाएगा, तो रिडक्शन यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से पूरी रिएक्शन होती है। इसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ, फेराडे के दो लॉ है। फर्स्ट लॉ, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज या फिर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड। यानी कि जितना भी मास डिपॉजिट हुआ है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना चार्ज हमने प्रोवाइड किया है। तो M प्रोपोर्शनल Q, Q को हम IT भी लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट लगेगा यहाँ पर ZIT/F। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? मास डिपॉजिटेड। Z क्या है? इक्विवेलेंस वेट है, जिसका फॉर्मूला होता है मास बाय वैलेंसी। वैलेंसी जनरली हम कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन में देख के हमें पता चल जाएगा वैलेंसी। ठीक है, N हम इसको लिख सकते हैं। सेकेंड लॉ है, अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंस वेट। जैसे कि अगर फर्स्ट इलेक्ट्रोड की हम बात करें तो मास डिपॉजिट M1 इक्वल होगा Z1IT, M2 इक्वल होगा Z2IT के। चार्ज हमने सेम प्रोवाइड किया है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो M1/M2 का रेशो है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के इक्वल होगा Z1/Z2 के। इसके बाद बैटरीज क्या होती है? बैटरीज ऐसे गैल्वेनिक सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें हमारे पास दो तरह की बैटरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी ऐसी बैटरीज होती है जिनको हम वापस से चार्ज कर सकते हैं, यानी कि इनमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, जैसे ड्राई सेल और मरकरी सेल। इनमें कौन सा एनोड कैथोड होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सेकेंडरी बैटरीज लीड स्टोरेज एंड निकल कैडमियम बैटरी होती है। इसके बाद फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें कंबशन ऑफ फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जैसे अपोलो स्पेस प्रोग्राम इनमें यूज़ की जाती है। तो इसमें क्या होता है? ओवरऑल रिएक्शन 2H2 + O2 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिडक्शन, इस यहाँ पर होता है। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि आयरन का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Fe कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 में, Fe+O2+ 4H+ आयंस, तो Fe+2 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। अब ये रिएक्शंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सारी ही जो प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज हैं उनकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ड्राई सेल की, जिसे हम लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, जिसका वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। एनोड की बात करें तो एनोड में यहाँ पर जिंक कंटेनर होता है, कैथोड में कार्बन की रोड होती है ग्रेफाइट, और MnO2 होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन, NH4Cl का सोल्यूशन, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अब टोटल कंप्लीट जो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है? जिंक +2 MnO2 + 2 NH4+ कन्वर्ट होगा जिंक +2 में 2 MnO2OH और 2 NH3 में, जहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, Mn का रिडक्शन हुआ है। मरकरी सेल की अगर हम बात करें तो इसका वोल्टेज होता है 1.35 वोल्ट। एनोड पर जिंक मरकरी का अमलगम होता है, कैथोड पर कार्बन और मरकरी ऑक्साइड होता है। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो KOH और जिंक ऑक्साइड का सॉल्यूशन होता है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो जिंक मरकरी का अमलगम है, HgO के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड और मरकरी बनेगा। जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन और मरकरी का रिडक्शन होता है। अगर हम बात करें लीड स्टोरेज बैटरी की, तो यहाँ पर एनोड होता है लीड, कैथोड में भी PbO2 ही होता है। दोनों यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही क्या होता है? लीड का होता है। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो 38% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ओवरऑल रिएक्शन आप देख सकते हैं Pb + PbO2 + सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बन जाएगा PbSO4 + वाटर। और Pb का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। निकल कैडमियम सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैडमियम होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, और निकल होता है जिसका रिडक्शन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ यानी कि कैडमियम एनोड पर होगा और निकल कैथोड पर होगा। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सेकेंड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर।
हमारा थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें फर्स्ट ही टॉपिक आता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, एन और एम क्या है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो रेट क्या होती है, रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डिक्रीज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों आपस में इक्वल होती हैं। यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होती है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब रेट कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो डिक्रीज हो रही है इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लेते हैं। तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और वो इक्वल होगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। रेट लो क्या होता है, रेट लो इस रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। रेट लो रिप्रेजेंटेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ए बी कोलाइड करके सी डी बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स, बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ए बी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, लेकिन एक्स वाई यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हट के कॉन्स्टेंट लगेगा, तो रेट इक्वल हो जाएगी के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। एक्स और वाई को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर बताता है हाउ सेंसिटिव इज द रेट टू द चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि रेट किस तरह से कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट चेंज हो रही है, ये हमें बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर 0 1 2 3 फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। यूनिट्स ऑफ के एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, देख के नहीं बता सकते कि हाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के बता दिया, नहीं। ये जो ऑर्डर होता है ये एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। लेकिन अगर हमें एग्जाम में दिया होगा क्वेश्चन तो हम के की यूनिट देखकर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स यूनिट होगी, फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर है तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अब ये आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हाथों हाथ आप बना सकते हैं। कैसे, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यानी कि दोनों की पावर जीरो होगी, एक्स और वाई को ऐड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है, जीरो कब आएगा जब जीरो जीरो होगी। तो रेट रेट इक्वल हो जाएगी के। तो के की यूनिट कैसे निकलेगी, जो रेट की यूनिट होगी वही के की यूनिट हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट की पावर 1 होगी, एक की 0 होगी। तो कैसे हम निकालेंगे, रेट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू के, और एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने यहाँ पर ले रखी है उसकी पावर 1, तो उसकी यूनिट यहाँ डिवाइड में आ जाएगी। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, तो यहाँ पर सेकेंड इनवर्स हमें यूनिट मिल जाएगी। तो इस तरह से सेकेंड ऑर्डर की भी हम यूनिट निकाल सकते हैं। अब मोलिकुलरिटी क्या होता है, मोलिकुलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच मस्ट कोलाइड इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन। जितनी भी नंबर ऑफ कोलाइडिंग रिएक्टिंग स्पीसीज है उसी को हम कहते हैं मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी स्पीसीज रिएक्ट ही नहीं करेगी, कोलाइड नहीं करेगी, तो फिर रिएक्शन कैसे होगी। तो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इवन वाइवा में भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ में डिफरेंस होता है। मोलिकुलरिटी से हम रिएक्शन बता सकते हैं यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर। अगर एक रिएक्टिंग स्पीसीज है तो यूनिमोलिकुलर, दो है तो बायो, तीन है तो ट्राइमोलिकुलर, अगर तीन रिएक्टिंग स्पीसीज है तो। फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं और उसका रेट लो का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लेते हैं और हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें तो वो निकलेगी टी इज इक्वल्स टू आर नोट माइनस आर डिवाइडेड बाय के। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो टी इक्वल हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग आर नोट बाय आर, ठीक है। इसका डेरिवेशन हमने जब पूरा चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हम कर चुके। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हाफ लाइफ यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको आधी होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हाफ लाइफ जिसे हम टी 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल हो जाएगा ए नोट बाई 2 के, जहाँ पर ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 के।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो T1/2 इक्वल हो जाएगा 0.693/K। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन होती है जो एक्चुअली में हमें हायर ऑर्डर लगती है, लेकिन एक्चुअली में हायर ऑर्डर होती है लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर जैसी लगती है। जहाँ पर भी सूडो वर्ड दिख जाए वहाँ पर समझना सूडो मतलब फॉल्स। सूडो फर्स्ट ऑर्डर यानी कि फॉल्स, यानी कि वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है लेकिन हमें ऐसी दिखती है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होती है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जैसे ग्लूकोज की प्रिपरेशन हम करते हैं ना, तो यहाँ पर वाटर भी हमने लिया है लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि पूरी रिएक्शन के दौरान उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो रेट किस पर डिपेंड करी? केवल इसी की कंसंट्रेशन पर। तो ये रेट लॉ इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है? रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। टेम्परेचर बढ़ाने पर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाती है। 10 डिग्री टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ठीक है, तो K इक्वल होता है A e⁻−EA/RT, जहाँ पर A क्या है? अर्हेनियस फैक्टर है, E एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, और R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। ये फॉर्मूला एक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, log K2/K1 EA/2.303R T2-T1/T1T2। अब कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्शन पर? तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। अगर जो डिक्रीज करता है रेट उसे हम कैटलिस्ट नहीं कहेंगे, उसे हम इनहिबिटर कहेंगे। और डिक्रीज करता है ये एक्टिवेशन एनर्जी को, और गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ, खुद कुछ उसमें करता नहीं है, बस इसका काम है रेट को बढ़ाना। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे A+B मिलके C बना रहा है तो रेट इक्वल हो जाएगी ZAB e⁻−EA/RT। ठीक है, अब P क्या होता है? स्टेरिक फैक्टर, जिसे हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये क्यों लिया जाता है? ये लिया जाता है ये बताने के लिए कि जो मॉलिक्यूल्स है वो मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, तभी रिएक्शन होगी। ठीक है, ओरिएंटेशन इज मस्ट, ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? PZAB e⁻−EA/RT। तो ये थर्ड चैप्टर था, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था। तो बढ़ते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ हमें दिखते हैं? तो पीरियोडिक टेबल हमारी कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और जो बीच में होते हैं इन दोनों के वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। सारे ही डी ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं होते हैं, सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो यहीं से निकाले गए हैं, इस ट्रांजिशन के अंदर से ही निकाले गए, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं 3D सीरीज, यहाँ पर 4 सीरीज होती हैं। 3D सीरीज जो होती है इसमें स्कैंडियम से लगाकर जिंक तक के एलिमेंट्स होते हैं। 4D सीरीज में यूट्रियम से कैडमियम तक। 5D सीरीज में लेंथेनम और हाफनियम से लगाकर मरकरी तक। 6D सीरीज में एक्टिनियम और रदरफोर्डियम से लगाकर कोपर्निशियम तक एलिमेंट्स होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो ये क्या है? इनमें फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो N-1D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ सकते हैं। NS 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ सकते हैं एस ऑर्बिटल में। इसमें भी एक्सेप्शन है क्रोमियम और कॉपर, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग होती हैं। जैसे कि क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम 24 होता है, तो आर्गन 18, उसके बाद 3D4S, 3D4 और 4S2, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। यहाँ पर 3D4 4S2 की जगह 3D5 4S1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो 3D4 है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा फिर, तो इनके बीच में एनर्जी गैप भी बहुत कम होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। सिमिलरली कॉपर में भी हमें देखने को मिलता है 3D9 4S2 होना चाहिए, लेकिन 3D10 4S1 होता है। तो ये हमारे दो एक्सेप्शंस हैं। ट्रेंड्स की अगर हम बात करें कि जो वैल्यूज़ हैं वो
डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, कैसे? लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? पहली बात तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी यानी कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। और सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? जिंक की। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की अगर हम बात करें यानी कि बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए उसको आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है जो कि जिंक के लिए लोवेस्ट होती है। ठीक है, सबसे कम एनर्जी देनी पड़ती है। इसके बाद ई नॉट वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो भी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी इंक्रीज होती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, और अब और टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये ट्रेंड चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रही है, लेकिन टॉप टू बॉटम जब नीचे की तरफ हम आते हैं तो बढ़ती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी बात करें तो पैरामैग्नेटिक मतलब अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं डी ऑर्बिटल में तो उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हैं तो उसे हम डायमैग्नेटिक कहेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? n+2 रूट के अंदर। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कलर्ड आयंस ये फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनमें dd ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं लोअर टू हायर, हायर टू लोअर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं ये क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थिंग कि वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जब उनके क्रिस्टल लेटाइस में कुछ गैप बच जाती है तो वहाँ पर छोटे छोटे एलिमेंट्स आके फंस जाते हैं तो वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं। एलॉयज बनाते हैं ये, जैसे ब्रास होता है कॉपर जिंक का, ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टीन का। ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायंस बनाते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हो गया। ऑक्सो एनायंस जैसे वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या बनाते हैं? ऑक्सो एनायंस बनाते हैं। यहाँ पर कुछ जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका स्ट्रक्चर और जो कंपाउंड हम पढ़ेंगे वो। क्रोमेट जो होता है इस तरह से क्रोमियम लगा हुआ है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर लगे हुए हैं, -2 इस पर चार्ज है, 2 क्रोमियम, Cr2O367 Cr2O72- तो ये हमारा डाइक्रोमेट हो गया जो कि ऑरेंज कलर का होता है, क्रोमेट येलो कलर का होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, इनकी प्रिपरेशन और रिएक्शन हमें पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम कैसे बना सकते हैं? डाइक्रोमेट को बनाने स्टार्टिंग से हमें प्रोसेस समझनी होगी। सबसे पहले हम क्रोमाइट लेते हैं, क्रोमाइट से क्रोमेट और क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है आयरन का क्रोमाइट जिसको हमने सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट किया है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। फिर सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो डाइक्रोमेट मिल जाएगा, लेकिन हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए तो यहाँ पर KCl से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो डाइक्रोमेट मिल जाता है, डाइक्रोमेट से वापस क्रोमेट बनाना है तो बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करवानी होगी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम देख लेते हैं। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जैसे कि वो I- को I2 में कन्वर्ट करता है, H2S को S में कन्वर्ट करता है, Tin+2 को Tin+4 में कन्वर्ट करता है और Iron+2 को भी Iron+3 में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसको बनाया जाता है पायरोलूसाइड से। पायरोलूसाइड MnO2 होता है जिसकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाने पर हमें मैंगनेट मिलता है। फिर मैंगनेट को हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें परमैंगनेट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर KOH के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो ये हमें मिल गया पोटेशियम मैंगनेट। फिर इसकी रिएक्शन हमने एसिडिक मीडियम में करवाई तो ये हमें मिल गया पोटेशियम परमैंगनेट और पायरोलूसाइड एजिटिस हमें मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एसिडिक मीडियम में ये I- को I2 में कुछ सिमिलर रिएक्शंस है, Fe+2 को Fe+3 में,
CrO4 माइनस को CO2 में कन्वर्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। NO2 माइनस को NO3 माइनस में, H2S को S में, और SO3 2 माइनस को SO4 2 माइनस में कन्वर्ट करता है। न्यूट्रल मीडियम की अगर हम बात करें तो H2O8 को SO4 2 माइनस में, H2O3 को भी SO4 2 माइनस में, I माइनस का IO3 में, और Mn+2 को पायरोलुसाइड में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो जिसमें लेंथेनॉइड होते हैं Li58 से लगाकर ल्यूटेशियम 71 तक, एक्टिनोइड्स में TH90 से लगाकर लोरेंशियम 103 तक होते हैं एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो 4f, ये जो लेंथेनॉइड्स हैं इनको 4f एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जैसे कि ट्रांजिशन में 3D 4D, वैसे ही यहाँ पर इसको हम 4f बोलते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 N-1D 0 to 1, N-2 में F2 1 to 14, 4f 5d 6s, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। सिमिलरली 5f में 5f 6d 7s। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनका क्या होता है, +3 होता है। लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जो एटॉमिक साइज होती है टॉप टू बॉटम पर वो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन वो डिक्रीज होती है। जिरकोनियम हाफनियम की सेम हो जाती है, क्यों? क्योंकि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अलॉय बनाते हैं लेंथेनॉइड मिक्स्ड मेटल, जैसे कि मोस्ट नॉन इम्पोर्टेंट मिक्स्ड मेटल होता है लेंथेनॉइड, जिसमें 95% होता है, और आयरन इसमें 5% होता है। लेंथेनॉइड की कुछ रिएक्शंस, जैसे कि इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, ऑक्सीजन के साथ तो Ln2O3 बनाएगा। Ln यानी कि लेंथेनॉइड, कोई सा भी लेंथेनॉइड हो सकता है। और अगर हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो LnX3 बनेगा, वाटर के साथ कराएंगे तो LnOH बनेगा प्लस H2 निकलेगी। कार्बन के साथ तो LnC2 बनेगा, नाइट्रोजन के साथ Ln बनेगा, और S के साथ Ln2S3 बनेगा। ऑक्सीजन के साथ हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा लेंथेनॉइड की रिएक्शंस होती हैं। अब अगर हम बात करें एक्टिनोइड की, तो एक्टिनोइड में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है 5f इलेक्ट्रॉन्स का। ये जो 4f इलेक्ट्रॉन में शिल्डिंग इफेक्ट होता है, इससे भी ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट पुअर यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पर और ज़्यादा एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की ओर। 5th चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बनते हैं सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड से मिलकर। सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो CMI होता है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, और जो हमारा लिगेंड है वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। अब जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर लिखा है, तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है K2, ये हमारा काउंटर आयन होता है। और जिंक जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है। यहाँ पर ये जो OH लगा हुआ है ये कोऑर्डिनेशन, ये हमारा लिगेंड है। और ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके अंदर CMI और लिगेंड है, उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं। और ये जो पूरा लिगेंड विद CMI, इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का? सबसे पहले हम लिखते हैं केटायन का नाम। जैसे यहाँ पर ये हमारा केटायन है, और ये पूरी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये एनायन है। तो सबसे पहले हम अगर केटायन का नाम यहाँ पर लिखेंगे तो डायरेक्टली हम पोटेशियम लिख देंगे। लेकिन अगर केटायन हमारा ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी पूरी केटायन होती है, तो इसका नेम कैसे लिखते हैं? लिगेंड का नेम लिखते हैं सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद अगर एनायनिक लिगेंड है तो सफिक्स क्या लगेगा? O लगेगा। अगर केटायनिक लिगेंड है तो IUM लगेगा। अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो CMI का नेम एज इट इज़ लिखाता है। अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो CMI के साथ 8 लगता है। जैसे यहाँ पर जिंक है, तो जब हम इसका नेम लिखेंगे लिगेंड का, उसके बाद जब हम CMI का नेम लिखेंगे जिंक, तो उसके पीछे हम 8 लगाएंगे, जिंकेट। और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है रोमन में लिखेंगे साथ में। अब एनायन का नेम हम लिखते हैं सबसे लास्ट में। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर या फिर अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि स्टीरियो आइसोमर्स की अगर हम बात करें, जिनमें डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट होता है, जैसे कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जिनमें बॉन्ड्स डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ये 4 तरह के होते हैं, जैसे लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सोलवेट आइसोमर्स। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है मैग्नेटिक बिहेवियर और शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो
कैसे शेप हमें पता चलेगा? तो जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल शेप होगा, dsp2 है तो स्क्वायर प्लानर होगा, और sp3d2 या फिर d2sp3 दोनों में से कोई भी है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ी, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन होगा कैसे? तो अगर वीक फील्ड लिगेंड हमारे पास है, सेंट्रल मेटल से लगा हुआ जो लिगेंड है वो वीक अगर है तो पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, लो स्पिन, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है। अब जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उससे हमें पता चलता है कि कौन सा लिगेंड वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, HCN है, Cl माइनस है, तो हेलोजन जो होते हैं वीक लिगेंड होते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग में कौन है? ये जो OH माइनस है उसके बाद सारे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, लो स्पिन और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी। इस तरह से हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसका बनाते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो भी हम पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें क्या बताती है? तो सबसे पहले ये जो हमारा डी ऑर्बिटल है, जहाँ पर 5 ऑर्बिट हमें दिख रहे हैं, जिनका नेम होता है DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y² एंड DZ²। इनके शेप की अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिट्स है DXY, YZ एंड XZ, इनमें जो लोब्स होते हैं वो क्या होते हैं? बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इस तरह से। और x² माइनस Y² की बात करें तो इसमें लोब्स एक्सिस के ऊपर ही बनते हैं, इस तरह से, और Z² में इस तरह से बनते हैं। अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तो उसमें कैसे स्प्लिटिंग होगी, यानी कि जो लिगेंड जब अप्रोच करता है तो क्या होता है? रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और जो डी ऑर्बिटल है वो ब्रेक हो जाता है एनर्जी लेवल्स में। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस अगर आएगा तो ये वाली जो दो हमारी ऑर्बिट है, ये वाली, इनमें क्या होगा? रिपल्जन होगा, क्योंकि इनके लोब्स भी एक्सिस पर ही बने हुए हैं और लिगेंड भी अप्रोच करेगा एक्सिस पर। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑर्बिटल है वो 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाएगा। जो हायर एनर्जी लेवल होगी EG, जहाँ पर 2 ऑर्बिट, और यहाँ पर T2G में 3 ऑर्बिट, जो मिडिल लाइन है उसे हम बेरी सेंटर कहते हैं, और एनर्जी गैप को हम डेल O से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर एनर्जी गैप कितना रहेगा? 0.6, और नीचे रहेगा -0.4। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तो यहाँ पर लिगेंड अप्रोच करता है बिटवीन द एक्सिस। तो रिपल्शन कौन फील करेगा? यहाँ पर ये जो हमारे 3 स्टार्टिंग ऑर्बिट हैं इन पर रिपल्शन होगा। तो ये हायर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे जिसे हम T2 कहते हैं, और लोअर एनर्जी लेवल को हम E कहते हैं। यहाँ पर भी एनर्जी गैप को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल T से, ऊपर 0.4 और नीचे -0.6 रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सिनर्जिक बॉन्डिंग, जब भी मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्डिंग होती है तो एक सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर हमारे सारे चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।